आप सभी का माई वे ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको भारत चीन संबंध के बारे में और उससे जुड़े हुए मुद्दों जैसे सीमा विवाद, तिब्बत समस्या, पंचशील समझौता, भारत चीन युद्ध और वर्तमान समय के जुड़े हुए अनेक मुद्दों जैसे लद्दाख घाटी में चल रहे तनाव, चीन पाकिस्तान गठबंधन और एशिया प्रशांत क्षेत्र में चल रहे तनाव की चर्चा करेंगे। भारत चीन संबंध टॉपिक आईएएस पीसीएस परीक्षाओं के सिलेबस, आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है। साथ ही इससे जुड़ी हुई तमाम सूचनाएं एवं तथ्य अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी हैं। भारत चीन संबंध पर विस्तार से चर्चा करने से पहले हमें भारत एवं चाइना के मानचित्र को समझना आवश्यक है, इसकी भौगोलिक अवस्थिति को समझना आवश्यक है। भारत और चीन दो पड़ोसी देश हैं। चीन की सीमाएं भारत में उत्तर में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। जहाँ तक इसके सीमा का प्रश्न है तो 1842 ईस्वी में तत्कालीन जम्मू कश्मीर के डोगरा राजवंश और तिब्बत के मध्य एक समझौता हुआ था और ये लद्दाख क्षेत्र में लागू था। मध्य क्षेत्र में जिसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आते हैं, इसके संदर्भ में समझौता 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को भारत तिब्बत के संदर्भ में जो समझौता हुआ था चीन के साथ, उससे ये निर्धारित होती है। पूर्वी क्षेत्र में जिसको पहले नेफा के नाम से जानते थे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश है, इसका निर्धारण 1914 ईस्वी में शिमला में हुए एक समझौते जो भारत एवं तत्कालीन तिब्बत के साथ हुआ था और जिसे हम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। यह रेखा भूटान के पूर्व से होकर के पूरे अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। अब हम भारत चीन संबंधों का विस्तार से चर्चा करेंगे। वर्तमान में भारत चीन संबंधों की चर्चा करने से पहले दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों को समझना आवश्यक है। दोनों देशों की पृष्ठभूमि को जानना आवश्यक है। जैसा आप जानते हैं कि भारत और चीन दोनों साम्राज्यवादी एवं उपनिवेशवादी शक्तियों के शिकार थे। 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में भारत में अनेक विदेशी कंपनियां, विशेष तौर से यूरोपीय कंपनियां आईं, जैसे ब्रिटिश, फ्रेंच, डेनिश, स्वीडिश इत्यादि। इनमें आपस में संघर्ष होता है और अंततः भारत में ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित हो जाता है। दूसरी ओर चीन में मंचू शासन था, मंचू राजवंश था और इसका शासन चल रहा था। लेकिन मंचू शासन के दौरान ही चीन में अनेक साम्राज्यवादी देशों जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, नॉर्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस इत्यादि ने अपना प्रभाव स्थापित किया हुआ था। इतिहास में आप अफीम युद्ध की चर्चा सुनते होंगे। पहला अफीम युद्ध 1840 में हुआ था, दूसरा अफीम युद्ध 1856 में हुआ था और इन अफीम युद्धों के बाद ही चीन में इन साम्राज्यवादी देशों का प्रभुत्व स्थापित हुआ था। एक ओर मंचू शासन था और दूसरी ओर इन साम्राज्यवादी देशों का मंचू शासन पर प्रभाव था। इससे चीन में अव्यवस्था विद्यमान हुई, असंतोष पैदा हुआ और इस असंतोष के पृष्ठभूमि में 1911 ईस्वी में डॉक्टर सन यात सेन के नेतृत्व में चीन में राज्य क्रांति होती है। डॉक्टर सन यात सेन चीन के
उन महान विचारकों में थे जिन्होंने चीन में राष्ट्रीयता के सिद्धांत का, स्वतंत्रता के सिद्धांत का एवं समानता के सिद्धांत का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया। उन्होंने एक राष्ट्रवादी दल की स्थापना की जो हम कुओमिंतांग दल के नाम से जानते हैं। डॉक्टर सन यात सेन की मार्च 1925 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद चियांग काई शेक के प्रभाव में ये दल आ जाता है और चीन में एक राष्ट्रवादी दल जो कि चियांग काई शेक के नेतृत्व में है वह सत्ता में विराजमान हो जाता है। दूसरी ओर आपने 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के बारे में अध्ययन किया होगा, जिसे हम बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। इस क्रांति पर साम्यवादी विचारों का अत्यधिक प्रभाव था और इस क्रांति के पश्चात साम्यवाद का प्रभाव पूरे विश्व पर फैला। चीन पर भी इसका प्रभाव हुआ। यहाँ यह उल्लेखनीय होगा कि चियांग काई शेक पर भी आरंभ में साम्यवाद का प्रभाव पड़ा, लेकिन कालांतर में चियांग काई शेक अमेरिकी प्रभाव में आ जाते हैं। एक ओर अमेरिकी प्रभाव में चियांग काई शेक राष्ट्रवादी दल का नेतृत्व कर रहे थे, दूसरी ओर माओ त्से तुंग के नेतृत्व में वह साम्यवादी दल का विकास हुआ। अब चीन में वैचारिक आधार पर दो दल हो जाते हैं, एक राष्ट्रवादी दल और दूसरा साम्यवादी दल। सत्ता को लेकर के इन दोनों दलों में संघर्ष होता है और चीन में गृहयुद्ध की स्थिति आ जाती है। इस गृहयुद्ध में अंततः साम्यवादी चीन की स्थापना होती है, साम्यवाद विजयी होता है। चियांग काई शेक के नेतृत्व में राष्ट्रवादी फार्मोसा द्वीप चले जाते हैं, जो वर्तमान में हम ताइवान के नाम से जानते हैं। चीन ताइवान का विवाद भी इस संदर्भ में उल्लेखनीय है, जो कभी अवसर पर हम आपको आगे कभी बताएंगे। चीन में साम्यवादी दल की सफलता के बाद 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी को चीन में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना लोकतांत्रिक गणतांत्रिक चीन की स्थापना होती है। भारत एवं चीन के मध्य ऐतिहासिक काल से ही विशेष संबंध रहे हैं। ये संबंध विशेष तौर से आर्थिक क्षेत्र एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में उल्लेखनीय है। आधुनिक समय में जैसा आप जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त होता है और दूसरी ओर 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी को लोकतांत्रिक गणतांत्रिक राज्य की स्थापना होती है। तो आधुनिक समय में दोनों देशों के मध्य वास्तविक संबंध 1949 के बाद ही शुरू होते हैं। आधुनिक समय में हम भारत चीन संबंधों को 3 चरणों में देख सकते हैं। पहला चरण है प्रमोद काल, जिसको हनीमून पीरियड कहते हैं। ये 1949 से 57 ईस्वी तक था। दूसरा पीरियड है तनाव एवं संघर्ष का काल, द पीरियड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो 1958 से 1976 ईस्वी तक है। और जो तीसरा काल है दोनों देशों के संबंधों के मध्य का, वो है संवाद काल, द पीरियड ऑफ डायलॉग, जो 1976 ईस्वी से वर्तमान समय तक चला आ रहा है। अब हम भारत चीन संबंधों के प्रथम चरण की चर्चा करेंगे। इस चरण में भारत का चीन के प्रति मित्रतापूर्ण दृष्टिकोण था। जैसा आप सभी जानते होंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा विश्व 2 भागों में बंट गया था, एक साम्यवादी गुट और दूसरा पूंजीवादी गुट। साम्यवादी गुट सोवियत संघ के नेतृत्व में कार्य कर रहा था, वहीं पूंजीवादी गुट अमेरिका के नेतृत्व में कार्य कर रहा था। साम्यवादी चीन के संदर्भ में यह विशेष उल्लेखनीय है कि भारत एकमात्र गैर साम्यवादी देश था जिसने साम्यवादी चीन का स्वागत किया। इसके साथ साथ इस चरण में भारत ने यूएनओ में चीन का समर्थन किया, कोरिया युद्ध में चीन का समर्थन किया और
चीन के साथ तिब्बत को लेकर के एक समझौता किया, जिसमें भारत ने तिब्बत को चीन का स्वशासी क्षेत्र स्वीकार किया। दोनों देशों के मध्य पंचशील समझौता भी हुआ, जिसकी विस्तृत चर्चा इसके पहले वाली YouTube वीडियो में हम कर चुके हैं। दूसरी ओर चीन ने भी भारत का गोवा एवं कश्मीर मुद्दे पर भारतीय दृष्टिकोण का समर्थन किया। ये काल ऐसा था 1949 से लेकर के लगभग 1957-58 तक का काल ऐसा था कि दोनों देशों में एक दूसरे के प्रति अच्छी भावनाएं पैदा हुई और दोनों देशों में हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगने लगे। अब हम भारत चीन संबंधों के दूसरे चरण की चर्चा करेंगे। ये चरण तनाव एवं संघर्ष का चरण था। इस चरण में दोनों देशों के मध्य मुख्य रूप से सीमा विवाद का मुद्दा उठा। 1950-51 ईस्वी में पहली बार चीन ने अपने मानचित्र में भारतीय भूभाग को दर्शाया। भारतीय आपत्ति के बाद चीन की सरकार ने कहा कि यह मानचित्र वास्तव में पहले की कुओमिंगतांग सरकार की बनाई हुई है, इसलिए इसे हम शीघ्र ही संशोधित कर देंगे। इसके पश्चात 17 जुलाई 1954 ईस्वी को चीनी सरकार ने एक पत्र के माध्यम से भारत सरकार को यह सूचित किया कि भारतीय सेना ने हमारी सीमा चौकी बूते पर कब्जा कर लिया है। ये भारत में बाड़ाहोती के नाम से जानी जाती है, किंतु भारतीय सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि बूते, जो भारत में बाड़ाहोती के नाम से जानी जाती है, वो भारतीय सीमा क्षेत्र में है, चीनी सीमा क्षेत्र में नहीं। इसके पश्चात 23 जनवरी 1959 ईस्वी को चीनी सरकार ने एक पत्र के माध्यम से भारत सरकार को यह सूचित किया कि मुझे मैकमोहन रेखा स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि मैकमोहन रेखा साम्राज्यवादी शक्ति के षड्यंत्र का परिणाम था और इस प्रकार सीमा विवाद दोनों देशों के मध्य तनाव का एक प्रमुख मुद्दा बन गया, जिसे वर्तमान में आप लद्दाख घाटी में देख सकते हैं। जैसा पहले उल्लेख किया जा चुका है कि तिब्बत को लेकर के भारत चीन के मध्य एक समझौता हो चुका था, लेकिन तिब्बत में जब 1959 ईस्वी में खम्पा क्षेत्र में विद्रोह हुआ तो दलाई लामा अपने कुछ अनुयायियों के साथ भारत में शरण लेते हैं। दलाई लामा को भारत में शरण देने का चीन ने विरोध किया और इसे उसने शत्रुतापूर्ण कार्य माना। इसके पश्चात दोनों देशों के मध्य संबंध तनावपूर्ण होने लगते हैं, संबंधों में गिरावट आने लगती है और इसका परिणाम ये हुआ कि चीन की सेनाओं ने फ्रीक्वेंटली बार बार सीमा का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। उसने भारतीय सीमा में अपनी सैनिक टुकड़ियों को भेजना शुरू कर दिया। गंभीर रूप से 2 जुलाई 1962 ईस्वी को गलवान क्षेत्र में, जहां वर्तमान में भी ये समस्या चल रही है, गलवान क्षेत्र में अपनी सैनिक टुकड़ियां भेजी और 8 सितंबर 1962 ईस्वी को नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो हम वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं, वहां पर अपनी सेनाएं भेजी और इसके पश्चात 20 अक्टूबर 1962 ईस्वी को नेफा और लद्दाख के क्षेत्र में बड़ी पैमाने पर आक्रमण कर दिया। दोनों देशों के मध्य युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें भारत की पराजय होती है। भारत इस युद्ध के लिए तैयार नहीं था, वह हिंदी चीनी भाई भाई की भावना से ही युक्त था। इस युद्ध में भारत की करारी पराजय होती है। चीन ने भारत के एक बहुत ही बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया और तत्पश्चात जब
अमेरिका और ब्रिटेन के दबाव शुरू हुए, उन्होंने भारत को सहायता करनी शुरू की। तो एकपक्षीय ढंग से 21 नवंबर 1962 ईस्वी को चीन ने युद्ध विराम कर लिया। तब तक वह भारत के एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर चुका था और इस प्रकार दोनों देशों के मध्य तनाव अपने निम्नतम बिंदु पर आ जाते हैं और तब से लेकर के लगभग 1976 ईस्वी तक दोनों देशों के मध्य संघर्ष के संबंध बने रहे, तनाव के संबंध बने रहे। इस दौरान चीन ने भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण ही अपनाया। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में और 1971 ईस्वी के भारत पाकिस्तान युद्ध में चीन ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया। तनाव एवं संघर्ष के काल के बाद दोनों देशों के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना 1976 ईस्वी में होती है। 1976 ईस्वी में के.आर. नारायणन को चीन में भारत का राजदूत नियुक्त किया जाता है। आगे चर्चा से पहले एक घटना का उल्लेख आवश्यक है जिसे इतिहास में माओ मुस्कुराहट के नाम से जानते हैं। इसके तहत 1 मई 1970 ईस्वी में माओ त्से तुंग चीन में भारतीय दूतावास में पहुंचते हैं मई दिवस के अवसर पर, और उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भारत और चीन दोनों ऐतिहासिक काल से मित्र रहे हैं और दोनों को अपने तनावों को, अपनी कटुता को भुला करके आगे बढ़ना चाहिए। और तभी से दोनों देशों के मध्य आवागमन शुरू होता है, व्यापार शुरू होता है। 1976 ईस्वी में राजनयिक संबंधों के बाद दोनों देशों के नेताओं का आवागमन शुरू हो जाता है। 1 अक्टूबर 1978 ईस्वी को भारत के उपराष्ट्रपति बी.डी. जत्ती साहब चीन के स्थापना दिवस के अवसर पर पहुँचे। फरवरी 1979 ईस्वी में तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चीन गए, लेकिन जब चीन ने वियतनाम पर आक्रमण कर दिया तो उन्होंने यात्रा समाप्त करके वापसी कर ली। 1988 ईस्वी में राजीव गांधी जी चीन की यात्रा पर गए और इस प्रकार से यह वर्तमान तक चलता रहा। जैसे 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चीन की यात्रा पर गए और वर्तमान में 2018 में वर्तमान की प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी भी चीन की यात्रा पर गए। दूसरी ओर चीन के नेतागण भी भारत की यात्रा पर आते रहे हैं। इनमें से उल्लेखनीय है 1991 ईस्वी की चीनी प्रधानमंत्री ली पेंग की यात्रा, 1996 की जियांग जेमिन की यात्रा तत्कालीन राष्ट्रपति, और 2005 में वेन जियाबाओ जो तत्कालीन चीनी राष्ट्रपति थे उनकी भारत यात्रा, और अभी आपने वर्तमान में 2019 में वर्तमान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा को देखा। और इस प्रकार से दोनों देशों ने अपने संबंधों को सामान्य बनाने का प्रयास शुरू किया। इसका लाभ भी दोनों देशों को हुआ। दोनों देशों के मध्य व्यापारिक संबंध आगे बढ़े, सैन्य संबंध बढ़े। अभी कुछ वर्ष पहले भारत ने संघाई के पास में चीन की नौसेना के साथ अभ्यास किया। अरब सागर में दोनों देशों ने अभ्यास किया। 2006 को दोनों देशों ने मैत्री वर्ष के रूप में भी मनाया। दोनों देशों को इन संबंधों का लाभ हुआ। सिक्किम के संदर्भ में जो विवाद था, 2005 की वेन जियाबाओ की यात्रा में चीन ने सिक्किम को भारत का अंग स्वीकार किया। दोनों देश अपने संबंधों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वर्तमान में भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो दोनों देशों के मध्य तनाव का कारण है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है सीमा विवाद, जिसे वर्तमान में आप गलवान घाटी पैंगांग त्सो झील में देख सकते हैं। इसके अलावा चीन पाकिस्तान का भारत के विरोध में जो गठबंधन है,
यह भी एक तनाव का विषय है। इसके अतिरिक्त भी आप देख सकते हैं चीन का आतंकवाद पर दोहरा चरित्र, किस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ में आतंकवाद के पृष्ठ पर भारत का विरोध करता है, यह भी दोनों देशों के मध्य तनाव का विषय है। इसके अतिरिक्त भारत यूएनओ में स्थायी सदस्यता चाहता है और इसका चीन विरोध करता है। इसको लेकर भी भारत में असंतोष है। दोनों देशों के मध्य असंतोष का एक यह भी कारण है कि भारत अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत एशिया प्रशांत के देशों के साथ अपने संबंधों को विस्तार दे रहा है। लुक ईस्ट पॉलिसी फेज़ 1 के तहत भारत ने आसियान देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाया और लुक ईस्ट पॉलिसी फेज़ 2 के तहत भारत ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वियतनाम, जापान, दक्षिण कोरिया के साथ अपने संबंधों को विस्तार दिया। तो इस प्रकार आसियान देशों में और एशिया प्रशांत के देशों से भारत के जो संबंध बढ़ रहे हैं उसका भी चीन विरोध करता है, चीन के मन में संदेह रहता है। तो इस प्रकार वर्तमान में भी दोनों देशों के मध्य अनेक ऐसे मुद्दे हैं जो दोनों देशों के मध्य तनाव को बढ़ाते हैं, संबंधों को सामान्य बनाने में व्यवधान पैदा करते हैं। वर्तमान भूमंडलीकरण के दौर में किसी प्रकार का सामरिक तनाव दोनों देशों के विकास में बाधक है। यदि दोनों देश इन मुद्दों को आपस में हल कर लेते हैं तो न केवल स्थानीय राजनीति में, क्षेत्रीय राजनीति में, अपितु विश्व राजनीति में भारत और चीन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।